का टॉपिक चैप्टर है गवर्नमेंट बजट और टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल बजट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा रेवेन्यू बजट के टॉपिक्स, जिसमें रेवेन्यू रिसीट्स की बात करी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैपिटल रिसीट्स की। याद रखना, कैपिटल रिसीट्स हमेशा जुड़ा होता है जिससे एक ऐसा रिसीट, क्या एक ऐसी रिसीट्स जिससे या तो आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है या तो एक ऐसी कैपिटल रिसीट या तो एसेट रिड्यूस हो रही है या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल लायबिलिटी इंक्रीज कब होती है किसी भी फर्म की या किसी भी कंपनी की, या अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट की, तो यहां पर बात आती है बोरोइंग्स। अगर तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स ले रही है तो यहां पर क्या माना जाएगा, उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे जब पैसा आएगा हमारे पास में लोन के फॉर्म में, जहां पर लायबिलिटी इंक्रीज होगी, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, कैपिटल रिसीट्स। और सर एक चीज और है, यदि अगर गवर्नमेंट अपनी असेट्स बेचती है और उससे पैसा कमाती है तो भी वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट्स। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है डिसइन्वेस्टमेंट का। क्या है डिसइन्वेस्टमेंट? क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट, कोई बताएगा मुझे? अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचना। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमारी असेट्स। अगर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा कमाया तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम। तो ऐसे रिसीट्स क्या कहलाएगी, अगर मेरी एसेट रिड्यूस हो रही है, कैपिटल रिसीट। और मैं बोरोइंग के थ्रू पैसा ले रहा हूं, वो भी क्या है, मेरी कैपिटल रिसीट्स। अगर मैंने टैक्स के फॉर्म में पैसा लिया, वो क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसीट्स। कोई भी लाइसेंस फीस ले रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, इंटरेस्ट कमा रहे हैं, डिविडेंड कमा रही है गवर्नमेंट, तो इससे ना तो कोई एसेट पर फर्क पड़ रहा है और ना तो कोई लायबिलिटीज पर फर्क पड़ रहा है। तो ये सारी की सारी रिसीट्स कैसे कहलाएंगी, रेवेन्यू रिसीट्स। ध्यान रखना, रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है जब लायबिलिटी और एसेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो रिसीट्स होती है रेवेन्यू रिसीट्स। लेकिन यदि अगर किससे एसेट कम हो रही है और लायबिलिटी बढ़ रही है, इन दोनों में से कुछ भी हो रहा है ऐसा, तो वो रिसीट्स होती है कैपिटल रिसीट्स। क्लियर है यहां तक ये बात? अब कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच इधर क्रिएट अ लायबिलिटी, सर लायबिलिटी बढ़ा रही है, या तो फिर हमारी एसेट रिड्यूस कर रही है गवर्नमेंट की। और याद रखना ये नॉन रिकरिंग नेचर है। क्या बार बार गवर्नमेंट लोन लेती है, क्या हर साल डिसइन्वेस्टमेंट करती है क्या? ये नॉन रूटीन नेचर का एक वर्क है, ये रूटीन वाला वर्क नहीं है। आपके घर में क्या लोन, क्या आप हमेशा लेते हो, क्या बार बार लोन लेते हो, क्या बार बार एसेट्स बेचते हो? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि आपकी लायबिलिटी क्रिएट करने वाली गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बोरोइंग्स, यहां पर बोरोइंग्स से पैसा जो आ रहा है वो सारा क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल रिसीट्स। क्योंकि ये क्या कर रहा है, लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। यहां पर देखो क्या कर रहा है, लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। और अगर यहां पर आपका टैक्स रिसीव कर रहे हो आप, एक तो क्या हो रहा है, आप बोरोइंग्स ले रहे हो, पैसा आ रहा है, और आप टैक्स से पैसा कमा रहे हो। बोरोइंग से अगर आपने कैश रिसीव करा या कोई कुछ भी अमाउंट रिसीव करा और आपने टैक्स से रिसीव करा, आप मुझे बताओ दोनों में से कैपिटल रिसीट्स कौन सा है और रेवेन्यू रिसीट्स कौन सा है? बोरोइंग कैपिटल रिसीट्स है और टैक्स से जो पैसा आएगा वो कैसा रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स है ना। यहां पर भी लिखा, उसको पढ़ लेना। सो इसलिए इस बात का ध्यान रखना में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखा, द रिसीट्स मस्ट कॉज अ डिक्रीज इन द एसेट्स। जैसे यहाँ पर क्या बात की गई, फ्रॉम, यहां पर यहां लिखा होना चाहिए फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ये कैपिटल रिसीट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने बताया था, आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो इसका मतलब हमारी वो एसेट्स कम हो रही है। सो दैट मीन्स वो क्या कहलाएगी, हमारी कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब कैपिटल रिसीट्स को कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है, वो ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी है। कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ रही है या तो फिर एसेट रिड्यूस हो रही है। अगर मैं बोरोइंग्स की बात करूं, बोरोइंग से क्या होता है, सर बोरोइंग्स हमेशा किस लिए ली जाती है, गवर्नमेंट हमेशा बोरोइंग्स इसलिए करता है ताकि वो अपने जो एक्सेस एक्सपेंडिचर है ना उसको पूरा कर सके। क्या कर सके, अपने एक्सपेंडिचर उसको पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो रेवेन्यूज होते हैं, टोटल जो हमारे रेवेन्यूज होते हैं, अगर वो कम पड़ जाते हैं बजट के अंदर और एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा हो जाता है, तो उस एक्सपेंडिचर को हम कम नहीं कर सकते चाह करके भी। तो हमें फॉर एग्जांपल हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा पूरे साल में 100 रुपए और हमारा एक्सपेंस होना है 120 रुपए, तो हमें 20 रुपए का लोन लेना ही पड़ेगा। ये हमारे नेसेसरी खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट को करने ही पड़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास में पैसा
नहीं होता तो गवर्नमेंट क्या लेती है, वो लोन, लोन, ठीक है। क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, बोरोइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़ा है आपने मैक्रो में, जब हमने मनी एंड बैंकिंग पढ़ा था, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जब बैंक बोरो करती है पब्लिक से ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, आरबीआई से बोरो करती है, फॉरेन गवर्नमेंट से हम लोग उधार लेते हैं, कई सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनसे हम लोग उधार लेते हैं। ये सारा का सारा जब पैसा हमारे पास में आता है ना, तो ये कहलाता है कैपिटल रिसीट। क्या कहलाता है, सीआर, कैपिटल रिसीट, बिकॉज इट क्रिएट्स लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। यहां तक क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट होता है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या हो गया, हम लोन की रिकवरी कब करेंगे, जब हमने लोन दिया होगा। क्या करा होगा, जब हमने लोन दिया होगा। अकाउंटेंसी के रूल के हिसाब से अगर हम लोन देते हैं तो वो एसेट होता है या लायबिलिटी होती है। अगर फर्म लोन दे रही है तो ये फर्म की क्या होती है, एसेट होती है। यहां तक बात समझना, ठीक है। और अगर लोन वापिस आ रहा है, पहले हमने एसेट के अंदर लोन दिया हुआ था, कितना, फॉर एग्जांपल मान लो 10 करोड़ का लोन दिया हुआ था, फाइन। अब उसकी रिकवरी हो रही है, लोन आ रहा है, तो जो सर लोन से जो पैसा आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल लोन से 10 करोड़ रुपए आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो लोन एसेट था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस, खत्म हो जाएगा ना लोन। तो सर रिकवरी ऑफ लोन का मतलब है जितनी भी गवर्नमेंट ने लोन दिए हुए थे टू स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ऑफ, जितने भी लोन प्रोवाइड करे हुए थे, वो सबको रिकवर कर रही है, वो सबको वापस ले रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है मार्केट में, जिससे वजह से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के जो लोन दिए हुए थे वो कम हो रहे हैं, एसेट कम हो रहे हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगी, कैपिटल रिसीट्स। बोलो, कैश और बैंक आता है ना, तो वही तो वो कह रहा है, रिसीट्स की बात कर रहा है। वो कह रहा है आपका कैश और बैंक गवर्नमेंट का कब बढ़ रहा है, या तो लायबिलिटी बढ़ रही है या तो एसेट घट रही है। कैश और बैंक कब बढ़ रहा है, तो ऐसे तो लोन में भी तो कैश बढ़ता है, जब हम लोन लेते, वो पुराना सिनेरियो है। अभी हमारे पास में पैसा कब आ रहा है, अगर मैंने या तो लोन रेज कर लिया तो पैसा आएगा, या तो मैंने कोई अपनी एसेट को रिड्यूस कर लिया तो पैसा आएगा। हम पुरानी बात नहीं कर रहे कि पुराने में हमने उसको लोन दिया था या क्या किया था, ठीक है, वो एक अलग सिनेरियो है यहाँ पर। अब यहाँ पर अदर रिसीट्स की बात कर लेते हैं। पहला आता है डिसइन्वेस्टमेंट, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से ये आता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या करती है, अपना पूरा का पूरा शेयर, अपनी पूरी की पूरी कंपनी या तो उसका कुछ पार्ट बेच देती है, तो वो क्या कहलाती है, डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। इसके अंदर भी क्या होती है, असेट्स कम होती है, अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर देना, उसमें भी क्या होती है, असेट्स कम होती है। ये किसकी निशानी है, कैपिटल रिसीट्स की। क्लियर है, तो ये पढ़ लेना, इसके अंदर वही का वही लिखा है। स्मॉल सेविंग्स की हम लोग बात करते हैं। स्मॉल सेविंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लोन एक तरह से। उसके लिए जब फंड रेज करती है ना गवर्नमेंट, तो उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की गई है यहाँ पर, जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, पीओएस, है ना, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र। तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिनको यूज किया जा रहा है शॉर्ट टर्म लोन के लिए, है ना। या हम लोग बात करें कि ये एक रिकरिंग डिपॉजिट होती है, बार बारी हर साल गवर्नमेंट इसके बेसिस पर, फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने इस बच्चे को बोला कि तुम किसान विकास पत्र खरीदो और हर महीने इस स्कीम के अंदर 1000 रुपए जमा करते रहना 5 साल तक, और जब 5 साल तक आप इस पैसे को जमा कर लोगे तो आपने टोटल जितना भी मनी यहाँ पर डिपॉजिट किया ना, उसका 20% एक्स्ट्रा आप मनी टोटल ले जाना, ठीक है। ये स्कीम 3 साल 4 साल 5 साल भी चलती है, जितना आपका मन करे उस टाइम के पीरियड पर आप रख सकते हो, लेकिन इसके अंदर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। क्लियर है, तो सेविंग, स्मॉल सेविंग्स का मतलब क्या हुआ, ये भी एक तरह का लोन होता है, ये भी एक तरह का फंड होता है जो कि गवर्नमेंट रेज करती है। इसमें भी क्या हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये भी क्या हुई, कैसे रिसीट्स हुई, कैपिटल रिसीट्स। यहां तक समझ में आई बात। तो इसके अंदर दो ही मोटी मोटी बातें की गई हैं, या तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, या तो हमारी एसेट बढ़ रही है और घट रही है ना। यहां तक आपको क्लियर हो गया, कैपिटल रिसीट्स भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको छोटी सी एक आधी चीज और बता देता हूं इसके अंदर, अब बड़े ध्यान सुनना। अब ना यहां पर लिखते हैं हम लोग, एक होता है डेट क्रिएटिंग, एक होता है नॉन डेट क्रिएटिंग। अब कोई मुझे बताएगा डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स के अंदर क्या आएगा, एक एग्जांपल। डेट का मतलब क्या होता है, लोन, उधार, भार, ठीक है। तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स का एक एग्जांपल बताओ, अगर क्वेश्चन आता है तो, जिससे डेट क्रिएट होता है।
लोन क्रिएट होता है, लायबिलिटी बढ़ती है जिससे। बोरोइंग्स बोल सकते हैं, उधार ले रहे, सिंपल सी बात। अगर गवर्नमेंट के लिए मैं बोलूं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, क्या ऐसी कौन सी कैपिटल रिसीट्स है जिससे डेट क्रिएट हो जाता है? आप क्या बोलोगे? बोरोइंग्स। बात समझ में आई? इसका ये सीधी सीधी बात पता क्या बोल रहा है? ऐसी आप मेरे को कैपिटल रिसीट बताओ जिससे लायबिलिटी इंक्रीज होती है, क्या बोलोगे? बोरोइंग्स। अब यहां बोल रहे नॉन डेट क्रिएटिंग, ऐसी कैपिटल रिसीट्स बताओ जिससे कोई डेट क्रिएट नहीं होता। सर दूसरा सिर्फ असेट्स घटाएंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? जितना भी हमने अभी पढ़ा था ना जिसमें असेट गिर रही थी यार, कैपिटल रिसीट दो तरह की तो होती नहीं, या तो लायबिलिटी बढ़ाएगी तो असेट गिराएगी। लायबिलिटी बढ़ाने वाले को बोलते हैं डेट क्रिएटिंग, और जिसमें लायबिलिटी नहीं बढ़ रही लेकिन एसेट घट रही है उसको क्या बोलेंगे? नॉन डेट क्रिएटिंग। और अभी तक हमने दो ही पढ़ा उसके अंदर, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ी और दूसरा क्या पढ़ा? रिकवरी ऑफ लोन। क्या पढ़ा? रिकवरी ऑफ लोन पढ़ा ना हमने। मैं बस यही पूछ रहा हूं, एसेट गिरती है, क्लियर है यहां तक? इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं पूछा, बेसिक बात करी मैंने यहां पर। यहां तक क्लियर हुआ? क्लासिफिकेशन भी आपको क्लियर हो गई कि यहां पर किस तरह से अदर रिसीट्स भी काम कर रही है। अब आ जाओ यहां पर कुछ डिफरेंशिएट्स है यहां पर जिसमें हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि ये रेवेन्यू रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स है, आप लोग बताओगे, ठीक है? पहले हम लोग बात करते हैं लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। फटाफट से बताओ क्या है ये? सीआर है, आरआर है? सीआर रेफर्स टू कैपिटल रिसीट्स और आरआर रेफर टू रेवेन्यू। बेटा इसको खोल दिया थोड़ा सा, पहली बार देखा बेटा। यहां देखो लोन फ्रॉम बैंक क्या रहेगा? जल्दी बोलो, सीआर आरआर? सीआर। आप भी बोलो ना भाई साहब, आपसे भी पूछ रहा हूँ। तो ऐसे देखे जा रहे गुरु के। कॉर्पोरेट टैक्स किसके अंदर आएगा? आरआर सीआर? पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। किसमें आएगा? ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक किसमें आएगा? आरआर, क्योंकि इसके प्रति कोई लायबिलिटी थोड़ा है, वापसी करनी होती ग्रांट। भिखारी को पैसा देते क्या बोलते? कल आऊंगी वापसी लेने के लिए, संभाल के रख ले, ठीक है? प्रॉफिट फॉर पब्लिक अंडरटेकिंग, ये भी प्रॉफिट्स बताए थे, ये भी क्या था हमारा? आरआर। सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आप पहले बताओगे किस कैटेगरी अंडर में आएगा? सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किस कैटेगरी में आएगा? डिसइन्वेस्टमेंट। अभी पढ़ा था ना, ये किस में आएगा? डिसइन्वेस्टमेंट। यार इसको खोल दे यार, उसके बाद थोड़ी देर में तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। किस में आएगा ये? सीआर में। बेटा यहां पर साथ साथ बोलो ना भाई साहब, आपसे भी पीछे वाले भाई साहब। अब आ जाओ फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स। मैं कह रहा हूं सबर कर ले और धैर्य धैर्य तक करे जा रहे, जब से बैठ जा। फॉरेन एड आ रही है, बताओ भाई साहब, आप बताओ। आवाज पीछे, रेड टी शर्ट। फॉरेन एड आ रही है अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम, फिर से क्या वापसी करेंगे क्या? हाँ, हम लोग पैसा भेजते हैं दूसरे देश को, करेंसी को दूसरे देश को। अब भाई आपके यहाँ पर बाढ़ आ गई है, बड़ी समस्या आपदा आ गई है, तो इस केस में क्या करते हो? भाई समस्या आपदा जैसे खत्म होगी, पहुंच गए करंट कंट्री के 12 में पैसे निपटाओ, वापसी नहीं ना? क्या कह रहे हो भाई साहब? आंसर लिखे हुए हैं तो आप तब भी नहीं दे पा रहे हो, आंसर लिखे हुए हैं देखें, अब देख लिया आपने तो आंसर फिर तो ऐसा बुक में सब कुछ ही लिखा हुआ है, आप पढ़ लो बुक, फिर रिक्वायरमेंट क्या है मेरी। चलो कोई बात नहीं, एलिमेंट डालना जरूरी था भाई साहब। इस वक्त का नाम बताऊंगा वीडियो के एंड में, ये कौन सा बच्चा है, इसकी आईडी मेंशन कर दूंगा, बता देना। ये बच्चा कहता है कि बुक में आंसर तो लिखे ही हुए हैं सर, आंसर लिख के पढ़ाने से क्या ही फायदा। तो चलो कोई बात नहीं, अगला आता है बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक। ये किस में आएगा? सीआर में। देखो आंसर लिखे हुए एक अलग मैटर है, लेकिन आप पढ़ रहे हो उसमें, वो मैटर आपका है। कितने लालची हो गए आंसर को पढ़ रहे हो। बेटा डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट तो की गवर्नमेंट ने करी है, क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ा था ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू। रिकवरी ऑफ लोन, आप बताओगे भाई साहब रिकवरी ऑफ लोन, बाकी चुप रहेंगे, बताएगा रिकवरी ऑफ लोन। आरआर आएगा। क्या होता है रिकवरी ऑफ लोन? है क्या एसेट बढ़ेगा? अच्छा, गुड मॉर्निंग करूं? तुम हो के भी यहाँ नहीं हो मेरे दोस्त, मैं आधे घंटे से यही बता रहा हूँ क्या है क्या नहीं। तो सुन नहीं रहा ना, एक्चुअली क्या है कि तू सोच रहा मैं लेट आया हूँ, अब तो सारा कोर्स निकल चुका है, अब तो सर जो पढ़ाएंगे मुझे समझ में नहीं आएगा, और जो कल पढ़ाया था परसों पढ़ाया था वो रिवाइज में करके आया ही नहीं हूँ।
अच्छा समझ रहे हो? रिकवरी ऑफ लोन से क्या हो रही है, हमारी एसेट रेडियोज गिर रही है ना, कैपिटल रिसीट्स। अब ये बच्चा भी तो है एकदम माथे में तिल लगा लगा के बिल्कुल आंखों में आगे डाल के पढ़ता है, और तुम तो ऐसे करके बैठे तो नहीं, क्या ही सोच रहे हो, गलत काम है ना। अब यहाँ देखो 10 इंटरेस्ट रिसीव्ड, एसेट बढ़ रहा है यार, किसी किधर कहाँ से पढ़ रहे हो बेटा, स्कूल के पीछे पढ़ते हो क्या? स्कूल का नाम मत बताना किसी को अपने, एडमिशन कम हो जाएंगे वहां पर। बेटा इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, आपका रेगुलर इन नेचर है ना, कॉन्टिन्यूस इन नेचर है। ये अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, आपने किसको उधार दिया, तो आपकी कोई लाइबिलिटी थोड़ा बनती है सामने वाले के प्रति। रेवेन्यू रिसीट्स, घर से रिवाइज भी नहीं करके आ रहे, मैंने क्या पढ़ा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है ये। मैं नाम ले दूंगा इस वीडियो में तुम्हारी आईडी मेंशन करके। बस यही यही लाट टपक रही है। मुंह बंद करो बेटा, मुंह बंद करो। अब यहाँ पर हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। बहुत पैसे कमा लिए, बहुत पैसे ले लिए, लोगों से उधार ले लिए, अपनी एसेट बेच ली, कमाई कर ली। अब बात आती है खर्चे करने की। खर्चे भी दो तरह के होते हैं। आप बोलोगे सर खर्चा तो खर्चा तो दो तरह का खर्चा होता है। याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपके आपके पेपर में आएगा ये, बुक की कॉपी निकाल लो अपनी। क्या यही तो मेरी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। बच्चे बोलते सर आप ऐसे थोड़ा पढ़ाते हो जैसे आप यहाँ पर यूट्यूब वीडियो में पढ़ा रहे हो। अब ऐसे पढ़ाओ जैसे पढ़ाते हो। अब फिर बीच में जलालत जलालत मुझे करनी पड़ेगी, मैं क्या करूं। बट कोई बात नहीं बेटा, तुम मत बोलना कुछ भी, वो मैं क्रॉप कर दूंगा, कट कर दूंगा। तो तेज बोलने में भी क्रॉप हो जाती है, कट हो जाती है, और उसमें भी डाल दूंगा। अभी देखो गंदी आवाज आने वाली है, फिर आपकी आवाज आएगी इसके अंदर से। अब यहाँ देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में खर्चे करते हो, रोजमर्रा के आपके खर्चे, मान लो आपके भाई साहब रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, रूटीन के जो खर्चे हैं, ऐसे गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। लॉ एंड डिफेंस पे खर्चा करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा करना पड़ता है। ये सारे रोजमर्रा हर साल होने वाले, हर महीने होने वाले खर्चे हैं। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई एसेट खरीद ली, क्या कर ली, कोई एसेट खरीद ली, कोई लोन पे ऑफ कर दिया। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी वही है सर, इसका एसेट्स और लाइबिलिटी से कोई लेने देना नहीं है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे आपकी एसेट इंक्रीज होती है या तो आपकी लाइबिलिटी घटती है। सर सिंपल सी बात है, आपने कोई एसेट खरीद ली तो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या तो आपने कोई लोन पे ऑफ कर दिया जो कि आपने लिया होता, उससे लाइबिलिटी घट गई आपकी। बोरोइंग्स पे ऑफ कर दिया, आपने उधार लिए हुए थे अपने पड़ोसी देश से, वो आपने वापसी कर दिए, तो आपने खर्चा कर दिया। कैसा खर्चा कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब पूछो क्या कह रहे हो, बोलो कौन सा रेवेन्यू गवर्नमेंट के, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर था ना, आपका ध्यान था कि मैं क्या कुछ बोलूं, पॉइंट मारूं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो हर साल हर महीने खर्चे होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरीज आती है गवर्नमेंट ऑफिस से, वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अभी क्लियर हुआ बेटा? हाँ वीडियो बन रही है, पीछे करके देख ले बैक। चलो हो गया, चलो 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 बेटे आ जाओ, चलो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे ना तो कोई एसेट क्रिएट होती है, ना तो कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। ठीक है, बेसिक है। और इट इज रिकरिंग नेचर, बार बार होने वाले, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करूं सैलरी, अगर हम लोग बात करें पेमेंट ऑफ सैलरीज, हाँ इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट डजंट क्रिएट एनी एसेट एंड ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पर कह रहा है ये किसी भी तरह कोई एसेट क्रिएट नहीं करता। इजी है सर, अगर सैलरी पे कर रही है गवर्नमेंट तो उससे मुझे बताओ कोई एसेट क्रिएट हो रही है क्या, या कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है? नहीं ना। लेकिन अगर वो दिल्ली मेट्रो बनवाती है, क्या दिल्ली मेट्रो बनवा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन बनवा रहे हैं, मेट्रो पूरी लाइन बिछ रही है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है सर, इससे एसेट क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है, बढ़ रही है ना एसेट्स। तो ऐसा खर्चा जिससे एसेट्स बढ़ेगी वो सारा खर्चा कैसा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिससे एसेट लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेगुलर नेचर है, वो सारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चले फटाफट से आगे। और ये वैसे तो 2 क्लास का ही चैप्टर, अगर आप ढंग से समझो तो, और अगर समझ में ना आए तो फिर पूरा साल चला जाता है, आपको अगला साल भी लग सकता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपका इसी साल के अंदर काम हो जाए। हाँ कोई नहीं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बता दिया, नॉन रिकरिंग नेचर होता है, किसी भी तरह की हम लोग एसेट इंक्रीज कर रहे हैं या लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर क्या कहलाएंगे, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाँ गवर्नमेंट अपने स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, ये सारे क्या खर्चे कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अकाउंटेंसी में तो पढ़ते हो ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वही क्या हुई है सेम।
ठीक है। और इसी तरह से अगर किसी टीचर्स की सैलरी दी जा रही है, देखो यहाँ पर देखो बेटा किसने माहौल खराब कर दिया है, चलाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो स्कूल बनाया तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इस स्कूल के अंदर काम करने वाले टीचर्स की सैलरी जा रही है, ये कैसा एक्सपेंड, यहां देख लो ना, फिर बोलोगे सर समझ नहीं आया, खिकी खिकू करने में लगा दो, आगे बैठे हो मुंह पर, तब भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती क्या मुझे वीडियो बनाने में? फिर बेटे बड़े हो जाओ। यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ये बताने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, फ्री बता देता हूँ। प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमारे करंट 5 ईयर प्लान के अंदर इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर और कई सारी ऐसी एक्टिविटी, इरिगेशन फैसिलिटी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट पर जितना भी हमने प्लान किया है एक्सपेंडिचर हमें करना है, वो सारा प्लान एक्सपेंडिचर होता है। और इसमें अंदर स्टेट को सेंट्रल से भी पैसा मिलता है और स्टेट अपना यूनियन टेरिटरी को भी पैसा देता है इसके अंदर। ये सारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे 5 ईयर प्लान के अंदर इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन अदर स्कीम्स के दौरान हमें हर साल डालने पड़ जाते हैं। कई बार कई सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं कि हमें चलानी पड़ जाती हैं उस साल की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, वो सारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्लान बनाया कि मैं इस साल इस बच्चे को पास कराऊंगा, या इस बच्चे को मैं हर महीने हर दिन 1-1 घंटा पढ़ाऊंगा, लेकिन इसकी हरकतें देखते हुए मुझे बाद में ये महसूस होता है बच्चा तो पास नहीं हो पाएगा, तो उस बच्चों को मैंने रेगुलर 2-2 घंटा पढ़ाना शुरू करा। वो मेरे प्लान में नहीं था। मेरे प्लान में क्या था, डेली मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा, लेकिन बाद में पता लगा हरकतें ऐसी बढ़ गई, चीजें ऐसी हो गई जिससे बच्चा पढ़ना कम हो गया। तो मैं अपने जो मेरे प्लान में नहीं था मैं उसको लेकर के उसको रात रात भर बिठाऊंगा और सब चीजें, तो ये सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है। सामने नहीं देख रहा बेटा, मेरे को जहां पर कॉन्फिडेंस महसूस होता है ना मैं वैसे पढ़ाता हूँ। इसको क्रॉप करना है। अब बड़े ध्यान से सुनना, अब आता गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है बेटा? डेफिसिट का मतलब तो कमी, किसी भी चीज की कमी होना, किसी भी। तो इसका मतलब है बजट के अंदर कमी कैसे आएगी? बहुत ही सिंपल है। बजट के अंदर कमी कैसे आएगी? जब हमारे रेवेन्यूज घट जाएंगे और हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। इसको मत हिला, इसको मत हिला, है ना? यहां तक बात समझ में आई? तो इसी तरह की 3 कमियां होती हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर, जहां पर आपको रेवेन्यू कम जनरेट होता है लेकिन एएमएस, लेकिन आपको एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ता है, तो वो सारे कहलाते हैं हमारे डेफिसिट्स। अब रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अब हम शुरुआत करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट से। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? अब यहां पर देखो, आपको पता है कि एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं और इनकम 2 तरह की होती है। बेटा 2 तरह के एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? वेरी नाइस। यहां देखो आरआर क्या लिख रहा हूं, रेवेन्यू रिसीट्स, और आरई का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिख रहा है आपको? व्हेन रेवेन्यू रिसीट्स आर लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इस केस में क्या पैदा होता है हमारा, रेवेन्यू डेफिसिट। क्या पैदा होता है? रेवेन्यू डेफिसिट। हमारा 100 रुपीज का रेवेन्यू रिसीट्स है और 120 का मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो जो मेरा डेफिसिट पैदा होता है वो होता है 20 रुपए का। तो इसको बोल रहे हैं हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट। अब हम इसकी कुछ इंप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है और इससे ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो रेवेन्यू डेफिसिट ये इंडिकेट करता है, ये तो रेगुलर एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेगुलर एक्सपेंडिचर है। सर वही ज्यादा हो रहे हैं लेकिन रेगुलर इनकम तो ज्यादा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज को पूरा करने के लिए भी एबल नहीं है। किस चीज को? हमारे रेगुलर एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए। हमारे रेगुलर एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए हम रेगुलर रेवेन्यूज ही नहीं कमा पा रहे हैं, या हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स ही नहीं कमा पा रहे हैं जिससे हम लोग अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूरा कर सकें। एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन वो कौन से एक्सपेंस है जो जरूरत है ना, वो सारे एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, जरूरी खर्चे जो होते हैं ना, नेसेसरी आइटम्स होती हैं। अब यहां पर देख लो, इसका मतलब क्या होता है,
अब गवर्नमेंट को ये सारे खर्चे कहां से पूरा करने पड़ेंगे? करने तो पड़ेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी खर्चे ज्यादा हो गए लेकिन आपकी इनकम कम है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सीधा ही लोन उठा लोगे? नहीं, आपके पास पुरानी सेविंग्स तो पड़ी होंगी ना, आपने गुल्लक फोड़ोगे। मान लो आपने अपनी गुल्लक फोड़ दी, किस लिए? ताकि आप अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा कर सको। तो जब आप अपने क्या करोगे, अपनी सेविंग्स को कम करोगे, जब आप अपनी सेविंग्स को कम करोगे, ध्यान रखना इसके लिए वर्ड यूज हुआ है, जब आप अपनी सेविंग्स को कम करते हो बेटा, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है, सेविंग्स जब कम करते हो तो वर्ड यूज होता है डिस सेविंग्स। क्या करेंगे? डिस सेविंग्स, है ना। गवर्नमेंट इज यूजिंग सेविंग्स और अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी टू फाइनेंस इज एक्सपेंडिचर। अगर एक में कम हो रहा है आपका रेवेन्यू रिसीट्स, तो वो दूसरे इंडस्ट्री से या दूसरे सेक्टर से पैसा अपनी सेविंग्स को ट्रांसफर कर लेगी। यहां तक बात समझ में आई है? सर अगर सेविंग से भी काम नहीं बनती तो गवर्नमेंट को फाइनली क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सर कैपिटल रिसीट का सारा लेना पड़ेगा। बेटा मैंने नहीं बोला लोन लेना पड़ेगा। कैपिटल रिसीट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू लोन। कैपिटल रिसीट का मतलब है कोई एसेट भी तो कम कर सकते हैं। सर आप क्या करेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए या तो डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, क्या करेंगे? या तो डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, या तो क्या करेंगे? लोन ले लेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? और यूज ऑफ कैपिटल रिसीट फॉर मीटिंग, किस लिए? एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इससे होगा क्या? आप एक छोटी सी बात समझना, जब जब देश के अंदर हमने लोन एक्स्ट्रा ले लिया ध्यान ना रखते हुए और हमें लोन पूरा करना पड़ रहा है, या हमने जो लोन ले लिया ऑटोमेटिकली इससे होगी क्या? मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी। क्या होगा? याद रखना, गवर्नमेंट जितना भी ज्यादा लोन लेगी ना, उससे मार्केट में मनी सप्लाई जरूर बढ़ेगी, है ना। खर्चा करना पड़ रहा है ना, मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगी? लोन किस लिए ले रही है? ताकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा सके। यहां देख लो एक बार, फिर बाद में बोलोगे इशू आ रहा है। लोन किस लिए ले रही है? अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए। और गवर्नमेंट जब भी एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो क्या होता है? मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है। और मार्केट में जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। ये स्थिति पैदा हो जाती है अगर हमारे देश के अंदर काफी लंबे समय तक कैपिटल रिसीट से हम लोग पैसा अरेंज कर रहे हैं अपना खर्चा करने के लिए। अगर आपको अपना खर्चा करने के लिए लोन लेना पड़े तो क्या सही बात है, बुरी बात है? ठीक है, कभी कई जगह कई टाइम तक ये सही भी होता है, कई जगह इसको इन्फ्लेशन का रूप भी दे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा इन्फ्लेशन रहेगा। ये पॉइंट भी समझ में आया। और फिर वो कहता है कि इंप्लीकेशन रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक करने के लिए, या रेवेन्यू डेफिसिट की हम लोग बात करें तो रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हम लोग क्या कर सकते हैं? जरूर नहीं है कि हम लोन ले, अगर हमारे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो लोन ले लें, या तो हम क्या कर सकते हैं? अपने जो अननेसेसरी खर्चे हैं हम उनको घटा भी तो सकते हैं ना। तो देश को ये रिकमेंडेशन भी दी जाती है, गवर्नमेंट ये रिकमेंडेशन नहीं देता है कि हमें अपने खर्चे घटाने चाहिए, तो गवर्नमेंट उसके लिए कई सारे नेसेसरी स्टेप्स भी उठाती है और अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को भी कम करती है, ताकि इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए लोन ना लेना पड़े। और हर गवर्नमेंट बचती है, कोई भी देश की गवर्नमेंट लोन लेना पसंद नहीं करती। बहुत बड़े बड़े कारण है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कई देशों ने तो लोन लिया और मैक्सिमम जो उनका रेवेन्यू होता है ना हर साल का, वो लोन चुकाने को छोड़ो वो इंटरेस्ट पे में चला जाता है। पाकिस्तान लगा लो, है ना। तो यहां तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आया आपको? तो चलो, सॉरी, रेवेन्यू रिसीट्स आपको, रेवेन्यू डेफिसिट समझ में आया। इसके बारे में दो छोटी बातें और बताया तो मैं आपको, फिर हम लोग चलेंगे यहां पर फिस्कल डेफिसिट के बारे में। ठीक है, अब यहां पर देखो एक छोटी सी बात समझना। अगर मैं रेवेन्यू डेफिसिट की बात करूं, बेटा यहां पर देख लिया करो, पता है आपकी बातों से ना मेरे को भी डिस्ट्रैक्शन होती है, मेरा मन भी करता कि मैं भी बातें करूं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। तो रेवेन्यू डेफिसिट के यहां पर दो तरह के मेजर्स बताए गए हैं। मेजर्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट मेजर क्या होगा कि अपना जितना भी एक्सपेंडिचर है हम लोग क्या कर लें, क्या करें बेटा? रेवेन्यू डेफिसिट ठीक करने के लिए हम अपना जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? जो रेवेन्यू है हमारा, रिसीट्स है, क्या जो हमारे रेवेन्यू रिसीट्स है हम उसको बढ़ा दें, है ना, वो हम इसको इंक्रीज कर दें। ये तो खैर बताने वाली बात नहीं, तो बट ऑब्वियस बात है, एक्सपेंडिचर कम कर दो या रेवेन्यू रिसीट बढ़ा दो। और हमें अगर पता ही है रेवेन्यू रिसीट बढ़ानी कैसे है तो फिर हमारा डेफिसिट ही क्यों होगा। चलो खैर आगे चलते हैं इसके बारे में। हम चलते हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में। आप बड़े ध्यान सुनना, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर एक बाप है, एक बेटा है, क्या एक यहाँ पर एक पिताजी है
और एक क्या है बेटा। यहाँ पर बेटे का जो डेफिसिट आया, बेटे के जेब में जो कमी आई, उसको बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। बट ध्यान समझना, ये भाई बाप बेटे वाली कहानी आ गई। अब आता है फिस्कल डेफिसिट। अरे यार ये तो बड़ा वाला डेफिसिट हो गया, इसका मतलब है यहाँ तो पिताजी की जेब में ही कमी आ गई है, पिताजी के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, ये कैसे कवर अप करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर वो कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, टोटल रिसीट से। क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट्स में क्या आ जाएगा, कैपिटल रिसीट्स प्लस में रेवेन्यू रिसीट्स। इसका मतलब है सर ये तो बड़ा ही मुश्किल वाला मामला हो गया। तो इसके अंदर क्या करना है अब फिस्कल डेफिसिट हमें डायरेक्टली ये बताता है कि हमें लोन कितना लेना। बहुत सिंपल सी बात है। आप मुझे बताओ फिस्कल डेफिसिट को मैं किसी तरह से पूरा कर सकता हूं। अब आप बोलोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा के, सॉरी रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ा के, कैपिटल रिसीट्स बढ़ा के, ये तो गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, एक चीज याद रखना, पेपर के अंदर बहुत बारी देखने को मिलता है एक्चुअल में फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही क्या होता है। मैं आपको पहले पॉइंट में बताया था। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को बोरोइंग्स कितनी लेनी है, क्या करना है, गवर्नमेंट को बोरोइंग्स कितनी लेनी है, ये एक्चुअल में बताता है। तो ये बताता है कि देश के अंदर जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना ज्यादा है टोटल रिसीट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अगर हम लोग बोरोइंग्स को हटा दें तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है, वो कहलाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। यहां पर छोटी सी बात समझना, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट वही है जो मैंने आपको बताया। फिस्कल डेफिसिट ये हमें शो करता है ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बजटरी टूल का फॉर एक्सप्लेनिंग अंडरस्टैंडिंग द बजटरी डेवलपमेंट इन इंडिया। बजटरी डेफिसिट मतलब फिस्कल डेफिसिट, ये ज्यादा बेटर तरीके से हमें बताता है कि हमारे देश की हालत क्या है एक्चुअल में। इसमें गैप जितना बड़ा होगा ना, देश को उतना बड़ा लोन लेना पड़ेगा, और देश को जितना बड़ा लोन लेना पड़ेगा ना, उतने हाई रेट से इन्फ्लेशन जाने वाला है ऊपर की ओर। तो जैसे कि इसका एग्जांपल दिया फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। याद रखना ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स लिखना ना भूले। यदि आप एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स लिखना भूल जाते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे, फिर आप बोलोगे हम तो पूरा पूरा लिख करके आए थे। और इसके नीचे पॉइंट दिया हुआ है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स। क्लियर है, डायरेक्टली पेपर में आपको डायरेक्टली दिया होगा फिस्कल डेफिसिट, लेकिन आप पेपर में क्या बोरोइंग्स ढूंढ रहे होगे, सर बोरोइंग्स तो दिए नहीं हुआ। अरे फिस्कल डेफिसिट ही बोरोइंग है, जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है। मूवी देखी आप लोगों ने, गोविंदा की मूवी पुरानी है ना, आप तो नए जनरेशन के ना, आप तो वरुण धवन की मूवीज देखते हो ना, फेवरेट एक्टर्स 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 बेटा। अब यहां पर इंप्लीकेशन पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। फिस्कल डेफिसिट क्या शो कर रहा है, टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की, और बोरोइंग्स नॉट ओनली रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट। मैंने आपको बताया फिस्कल डेफिसिट क्या कहता है, दिखाता कि सर लोन कितना चाहिए। और याद रखना हम हर साल इतना लोन ले लेते हैं ना, जो अगले साल हम लोग लोन की किस्त नहीं भर पाते, हम सिर्फ इंटरेस्ट पे करते रह जाते हैं। ऐसा पिछले कुछ सालों में हुआ, बहुत पहले की बात है, अभी की बात नहीं। अब तो हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में है। तो कई बार हमें लोन लेना पड़ता, किस लिए पता है, इंटरेस्ट पेमेंट चुकाने के लिए। सुना है कि हम लोन ले रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट चुकाने के लिए। तो सोचो वो जो बड़ा वाला लोन है वो कैसे चुकाएंगे हम लोग, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए गवर्नमेंट मेनली बोरो करती है किससे, सबसे पहले गवर्नमेंट बोरो करती है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। और अगर यहां से भी फिस्कल डेफिसिट पूरा नहीं होता तो ये लोग क्या करती है, डेट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं इसको, डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसका मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग, अगर किसी बच्चे को भी याद हो। याद है, मनी बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि यहां पढ़ो, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ, प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स या नो करेंसी, है ना। किसको पूरा करने के लिए, डेफिसिट को पूरा करने के लिए। फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम प्रिंट करते हैं न्यू नोट्स को, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। और ये मैं बहुत बारी बताता हूँ, स्कूल से मैंने बहुत बारी बताया कि मैं आपको ये वर्ड बता रहा हूँ और मैं जब आपसे पूछूंगा तब आपको याद ही नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से पूरी नहीं होता हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स, यहाँ से भी पूरा नहीं हो रहा पैसा, उसके बाद क्या करती है गवर्नमेंट, बोरो करती है दूसरे देशों से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच raises its dependency on their current country। 1991 में याद है ना हमारे साथ क्या हुआ था,
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी एलपीजी, उसके कुछ बेनिफिट्स भी थे और डिसएडवांटेज भी थे, है ना। और ऑटोमेटिकली इससे क्या होता है, हमारे देश के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। अब थोड़ा सा और कर ले फिर चला जाना बस, है ना, बस 5 मिनट और फिर चला जाइयो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब आता है सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट। अच्छा, इस पॉइंट में आ ही गया। फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोरोइंग्स लेंगे, ये तो हमें पता ही है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बोरोइंग का या तो फिर इंटरनल सोर्स ऑफ बोरोइंग का हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं। फिर आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये तो हमें पता लग ही गया। गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट इज सिक्योरिटी। याद रखना, जितनी भी करेंसी प्रिंट होती है गवर्नमेंट के नाम पर, इतनी गवर्नमेंट को सिक्योरिटी अपनी डिपॉजिट करानी पड़ती है आरबीआई के पास में, और जितनी प्रिंट कराती है न्यू करेंसी गवर्नमेंट के ऊपर उतनी ही लाइबिलिटी बढ़ती जाती है। याद रखना, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट जितने मर्जी नोट छापे जा रही है और लोगों में बांटे जा रही है, ये गलत हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी। गवर्नमेंट केवल उतने ही नोट प्रिंट करा सकती है जितनी उसके पास में सिक्योरिटीज रखी हो, ये याद रखना है इसको, छोटा सा पॉइंट, ठीक है। अब प्राइमरी इंप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम लोग छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स और पढ़ने वाले हैं। मैं यहां पर बताता हूं आपको कि इंप्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट के अंदर यहां पर मत देखना, तो उसके कंधे सीधे करता रहे। इंप्लीकेशंस ऑफ फिजिकल डेफिसिट क्या लिख रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट। सबसे पहले तो क्या आता है, डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे एक्सपेंडिचर इतने बढ़ जाते हैं कि हमें पुराने इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ता है, ठीक है। तो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया जा रहा है। सो गवर्नमेंट इस तरह के पिछले लोन को चुकाने के लिए अगर लोन लेती है तो ये गवर्नमेंट डेट ट्रैप में फंस सकती है फिजिकल डेफिसिट की वजह से। और अगर हम लोग बहुत ज्यादा केसेस में क्या ले लेते हैं, बोरोइंग्स ले लेते हैं, तो वो किसका कॉज बनता है, इन्फ्लेशन का। और अगर देश से आरबीआई से हमारा लोन पूरा नहीं होता या हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि हम लोग इतनी न्यू नोट्स प्रिंट करा लें, तो हमें हमारे पर फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाती है, हम फॉरेन पर डिपेंड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें उनसे लोन लेना पड़ता है। और ऑटोमेटिकली एक छोटी सी बात समझना, अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो पुराने लोन के चुकाने के लिए, तो देश के अंदर जो अन्य खर्चे हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर उन पर खर्चा कौन करेगा। यहां तक बात समझ में आई। तो इससे होता क्या है, बेसिकली हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। अगर ये राइटिंग समझ में नहीं आती तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं, ये लिखा है हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि, और अगर हम लोग बात करें व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ, क्लियर भाषा में अगर हम लोग संदीप गर्ग की बात करें तो सोर्सेज ऑफ फिजिकल डेफिसिट, अगर हम लोग सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट, अगर हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं फिजिकल डेफिसिट को, तो इस केस के अंदर हमें क्या क्या चाहिए होगा, आप बताओ। अगर हमें फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करना, हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, तो हमें क्या चाहिए होगा, ये रहा सोर्सेज ऑफ फिजिकल फाइनेंस। अच्छा लिख चुके हैं हम लोग, बोरोइंग से करेंगे या तो हम लोग डेट फाइनेंसिंग से करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां तक बात समझ में आई। अब बड़े ध्यान सुनना, अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सर के ऊपर से निकल जाता है। मुझे एक बात बताना, मान लो आपका फिजिकल डेफिसिट है एक, वो आया 150 रुपीज का। क्या आया, फिजिकल डेफिसिट 150 रुपीज का। ये क्या बताता है कि आपका एक्सेस एक्सपेंडिचर कितना है, क्या बताता है, एक्सेस एक्सपेंडिचर कितना है, क्लियर है, यही बताता है ना वो। और अगर मैं बोलूं कि जो एक्सेस एक्सपेंडिचर है ना, इसमें ना ज्यादातर भार किस चीज का है, बोरोइंग्स का। किसका भार है, एक्सपेंडिचर। जब फॉर एग्जांपल ये बता रहा है कि ये जो एक्सेस एक्सपेंडिचर है ना, इसके ऊपर ज्यादातर भार क्या है सर, जो बोरोइंग्स ली गई थी ना उसका इंटरेस्ट का। अगर इस एक्सपेंडिचर में से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस बोरोइंग्स, अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस बोरोइंग्स, ये तो आपको पता है ना, अगर मैंने पिछले साल लोन लिया है तो मुझे उसका जो इंटरेस्ट है वो इस साल चुकाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वो है मेरा 120 रुपए, तो ये क्या शो करता है कि एक्चुअल में जो इस साल का जो एक्सपेंडिचर है ना, प्रीवियस लोन को छोड़ दो, प्रीवियस इंटरेस्ट को छोड़ दो, और इस साल का जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 30 रुपए है। यहां तक बात समझ में आई बेटा। इस साल गवर्नमेंट बजट बना, हमारे माननीय
जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने क्या निकाला, बजट पास किया। उन्होंने ये नोटिस किया कि इस साल के जितने भी एक्सपेंडिचर थे ना, उसमें सबसे ज्यादा खर्चा कौन सा था सर, जो प्रीवियस ईयर के जो हमने लोन लिए हुए थे ना, उन्हीं की इंटरेस्ट पेमेंट करनी थी, बाकी चीजों पर तो हम खर्चा कर ही नहीं पाए। तो एक्चुअल में इस साल का जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, और मानो कि इस साल का जो एक्सपेंडिचर है ना, वो तो केवल 30 रुपए है। एक्चुअल में जो 150 रुपए एक्सपेंडिचर आपको नजर आ रहा था ना, जो कि इस साल के बजट के अंदर है, वो मैक्सिमम किस वजह से था, जो प्रीवियस बोरोइंग्स ली हुई थी ना, उसका इंटरेस्ट पेमेंट है ये तो। और एक्चुअली इस साल का खर्चा तो हमारा केवल 30 रुपए है, इस साल तो हम खर्चा ही नहीं कर पा रहे। यहां तक बात समझ में आई। और जो ये माइनस करके वैल्यू निकलेगी ना, इसी को बोलेंगे हम लोग प्राइमरी डेफिसिट। क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरे दिन में 150 रुपए खर्चा किया, अपनी जेब से निकाला। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो इस बच्चे ने अपनी जेब से 150 रुपए का खर्चा किया, चले गए इसके जेब से 150 रुपए। इसने क्या करा, 30 रुपए के तो मोमोज खा लिए और 120 रुपए अपने दोस्त को दे दिए, बोले यार ये पकड़ ले, ब्याज तेरे से उधार ले रखा था और ये ले जा। अगर शाम को ये बैठेगा तो शाम को हिसाब लगाएगा कि आज के दिन का खर्चा कितना था, 150 रुपए, जिसमें से इस आज के दिन का जो एक्चुअल खर्चा था वो कितना था, 30 रुपए का रहा था। और ये जो 120 रुपए, ये कौन सा खर्चा, जो प्रीवियस बोरिंग है उसका इंटरेस्ट था। और अगर बात करूं, और ये क्या कहलाता है, प्राइमरी डेफिसिट। ये जो डिफरेंस निकला था ना 30 रुपीज, ये था प्राइमरी डेफिसिट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो ये प्राइमरी डेफिसिट 30 की जगह 10 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि इस साल का खर्चा तो और ज्यादा कम है, और ज्यादा भार बढ़ गया पिछले प्रीवियस बोरोइंग्स का, जो कि हमें इतना इंटरेस्ट चुकाना पड़ गया कि इस साल का खर्चा सिर्फ 10 रुपए है। अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है वो कितनी होगी, 150। तो इसका मतलब क्या है, इस साल के जितने भी सारे खर्चे थे, मैं घर से निकला, खर्चा मैंने कौन सा करा, जो मैंने प्रीवियस ईयर की बोरोइंग्स ली थी ना, वो सारा का सारा मैंने खर्चे में डाल दिया। तो इसका मतलब क्या है, अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 आता है तो इसका क्या मतलब होता है कि जितना भी मेरा इस साल का खर्चा था ना, वो सारा का सारा क्या था, प्रीवियस ईयर की बोरोइंग जो ली थी ना, उन्हीं का इंटरेस्ट चल रहा था। प्रीवियस सालों की जो बोरोइंग्स ली थी ना, उन्हीं का इंटरेस्ट चल रहा था। तो इस पर आपको एक कंक्लूजन निकाल के बताता हूं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है, अगर मैं बात करूं, बोलते हैं कि सो अ लो और 0 प्राइमरी डेफिसिट। सुनना, या तो प्राइमरी डेफिसिट 0 आ रहा है, या तो बहुत कम है प्राइमरी डेफिसिट। इस लोअर प्राइमरी डेफिसिट कम होने का मतलब क्या है कि हमारी जो अर्लियर लोन्स लिए थे ना हमने, उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है ना, उसका सारा का सारा बर्डन हमें इस साल चुकाना पड़ रहा है। सो इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं आपको। सो अ लो और 0 प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट interest commitments on earlier loans earlier loans have forced the government to borrow। इस साल जो मेरा खर्चा आ रहा है ना 150 रुपए का, और मुझे 150 रुपए क्या करने पड़े हैं, मार्केट से बोरो करने पड़ रहे हैं ना, गवर्नमेंट को बोरो करने पड़ रहे हैं। क्यों बोरो करने पड़ रहे हैं, अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है तो ये बता रहा है कि सारा का सारा जो 150 रुपए बोरो करने पड़ रहे हैं ना, वो सारा का सारा हमें इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। यहां तक बात समझ आई, प्राइमरी डेफिसिट क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से, मैं क्या बताने वाला था आपको प्राइमरी डेफिसिट के बारे में, ठीक है। सो इसका मतलब है प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। और पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है कंसिडरेबली बढ़ती जा रही है कुछ सालों के अंदर, और हाई इंटरेस्ट पेमेंट से जो हमारी पास्ट बोरोइंग्स है वो भी बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। एक्चुअल में फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग्स एक ही चीज है। सो हमें फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी इंटरेस्ट पेमेंट को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। वो कैसे पे करना पड़ेगा, आप एक खुद सोचो ना। मैं आपको एक जनरल कहानी बताता हूं। आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे करे जा रहे हो, तो हम लोग मेहनत करके क्यों ना अपने लोन को कम करें। अगर हमने अपनी मोटी पेमेंट लोन पे चुका दी तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी तो कम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, हम लोन पर, हम इंटरेस्ट पर जोर देते रहते हैं कि ब्याज चुकाएंगे ब्याज चुकाएंगे। हम लोग ज्यादा मेहनत करके अपना प्रिंसिपल अमाउंट ही क्यों नहीं चुकाए थे, क्योंकि इंटरेस्ट किस पर लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट, और यही तो चक्कर है, ये स्कीम भी लोग लड़ाते हैं, ये स्कीम भी गवर्नमेंट लड़ाती है, इसके लिए दूसरा सस्ता लोन ले लेगी, उसके अंदर भी फॉर्मेलिटीज करेगी, वो भी सारा खर्चा करेगी। तो बेनिफिट ये है कि आप अपने खर्चों को घटाएं, अपने खर्चों को उतने ही करें जितना गवर्नमेंट सह सकती हो। माना जाता ना कि बजट की निंदा की जाती है कि इसमें खर्चा नहीं डाला, उसमें खर्चा नहीं डाला, इसमें खर्चा नहीं डाला। कई बार ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ जाता है ये खर्चों को पूरा करने के लिए। इसलिए हर साल गवर्नमेंट के जो बजट है ना, वो बहुत ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव नहीं रहते, आपको ऐसा लगता है। यहां तक क्लियर है जितनी बातें मैंने आपको बताई,
ठीक है। अब क्या है कि इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट है, वो आपको करना है। तो थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर क्लासीफाई करना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडीज, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो क्या है ये, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सर गवर्नमेंट सब्सिडीज हर साल देती है, उससे कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो रही, कोई भी लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही, तो ये क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। फिर आता है डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट परचेज कर रही है जर्मनी से, जर्मनी से हमने कुछ परचेज कर लिया, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ग्रांट्स दी जा रही है स्टेट गवर्नमेंट को, जब भी हम ग्रांट देते हैं और लेते हैं उसके प्रति किसी तरह की लाइबिलिटी नहीं होती, ये तो दान हो गया ना हमारा, तो ये कैसा एक्सपेंडिचर हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। यहां तक समझ में आई बात? चलो, इस चैप्टर का एंड हो गया है इन द टर्म्स ऑफ थ्योरी, बट इसका जो न्यूमेरिकल है वो पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग उसको जल्दी ही कवर अप करेंगे, जल्दी उसकी वीडियो आएगी यहाँ पर, और कैसे कैसे हम लोग इसको करते हैं वो भी हम लोग ये देखेंगे।